कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, आज हम अपनी कल वाले सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक तो डिस्कस करेंगे रशिया को। जी आते हैं। सेकेंडली कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं रिगार्डिंग कंट्री नेम्स, उनको डिस्कस करेंगे। उनके बारे में पीपीएससी में खास तौर पे या एफपीएससी में भी समटाइम वो पूछ लिया जाता है कि जी इनका बताएंगे क्या है। ठीक है जी, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरह से है रशिया का जी, क्योंकि हाँ एरिया वाइज जो है ये बहुत बड़ा है ना, तो जमीन पे रकबे के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी है ये, मतलब लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कौन है? अच्छा जी, अब जरा इसको हम देखते हैं इसके दाएं बाएं क्या है।
क्योंकि मैं आपको सारे एक्सप्लेन करता हूँ, जरा इसको ड्रॉ कर। ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है। एस्टोनिया, लिथुआनिया, अच्छा जी, इसको जरा देखें, ऑनलाइन वालों को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो रशिया है ना, रशिया का ये वाला हिस्सा था, ये कुश्ती है, ये कहते हैं यूरोप का। और अगर आप मैप देखें तो इस तरह से हमारा वर्ल्ड मैप है ना, इस तरह से, तो रशिया टॉप पे इधर एग्जिस्ट करता है। तो इसके इस तरफ यूरोप है, इस तरफ नीचे अफ्रीका है, इस तरफ नीचे एशिया है, इस तरफ जो है वो समुद्र है, इस तरफ भी समुद्र है। अभी जरा हम इसको डिस्कस करते हैं कि वो कैसे है। हम कोशिश करेंगे कि आप बर्डनाइज ना हो, आपके ऊपर बर्डन ना हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको बताएं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ की। अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो इसके नॉर्थ में 3 समंदर है बड़े। हम एक लेक्चर जो है वो मेंटेन करेंगे वर्ल्ड मैप का, पूरी दुनिया का मैप इधर ड्रॉ करके ना, पूरे वर्ल्ड का, उसमें हम सीज को डिस्कस करेंगे, तब भी आपको ये चीजें समझ आएंगी। ये जो बेरिंग सी, ठीक है, ये एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है नीचे रशिया के। ये है लेप्टिव सी। ये जो लेप्टिव सी है ये नॉर्थ में, ठीक है, लीना रिवर इसमें आगे गिरता है, अभी हम देखेंगे। ये है जी ईस्ट साइबेरियन सी, नॉर्थ ईस्ट में, एग्जैक्ट ईस्ट में जो है ये बेरिंग सी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बेरिंग है या बेरिंग है। तो याद रखना है, जब हम बात करेंगे ईस्ट की तो वो है बेरिंग सी, ठीक है। और जब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट की तो फिर वो होगा बेरिंग सी। और इसके अलावा बेरिंग सी की एक और निशानी बता दूं, ये वो समुद्र है जहां से आपकी आईडीएफ पास होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसके जरिए आप पूरी दुनिया का तारीख और वक्त वगैरह जो है वो तारीफ करते हैं उसका। कि ऐसे समझ लेंगे दुनिया की शुरुआत है, हाँ, यहाँ से शुरुआत हो रही है और फिर यहाँ से होके इधर आ गया। सूरज यहाँ से शुरू होता है और पीछे आके गरूब होता है। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है कि दुनिया तो गोल है, तो अगर आपने अमेरिका जाना है तो क्या आप यहाँ पे शुरू होके दुनिया गोल है, आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ये अमेरिका। लेकिन उन्होंने हदबंदी कर दी है कि दुनिया स्टार्ट यहाँ से हो रही है, इसकी आइडियल भी इधर से गुजरती है। और आइडियल के बारे में क्वेश्चन आता है, या बेरिंग सी के बारे में क्वेश्चन आता है
कि बेरिंग सी इज द सी विच सेपरेट्स रशिया फ्रॉम डैश। बेरिंग सी रशिया को किससे अलग करता है? बेरिंग सी इज द सी विच सेपरेट्स रशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, या पूछेगा एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। अगर कंट्री वाइज पूछे तो आपने कहना है रशिया को अलग करता है यूएसए से। जी, क्यों? कि इसके बिल्कुल साथ आइडियल के साथ ही इस तरफ को करते ना, यूं ऐसे करके ना, इस तरफ से ये स्टार्ट हो जाते हैं नॉर्थ अमेरिकन रीजन, और ये वाला हिस्सा जो है सारा ये कहलाता है अलास्का। अलास्का जो है ये रियासत हुआ करती थी रशिया की, रशिया का पार्ट होता था, तो फिर रशिया ने इनको सेल आउट कर दिया अमेरिका को, अमेरिका को दे दिया, तो अब ये अमेरिकन पार्ट कंसीडर होता है, क्योंकि नीचे नॉर्थ अमेरिका सारा, कनाडा और फिर नॉर्थ अमेरिका, तो अमेरिका को इसको एडमिनिस्ट्रेट करने में आसानी होती है एज कंपेयर टू रशिया। हाँ जी, अमेरिका के बारे में एक और चीज है, वैसे तो ये लेक्चर हम डिस्कस करेंगे तो आएंगे, लेकिन अब बात हो गई है तो बोले अमेरिका की टोटल 50 रियासतें हैं, लेकिन अमेरिका के बारे में एक क्वेश्चन आता होता है, वो कहते हैं हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ यूएसए आर फिजिकली कनेक्टेड विद ईच अदर। तो कितनी है? नो, 48। 48 रियासतें उसकी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, जमीनी या समुद्री दरियाई रास्ते से किसी ना किसी तरह एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। सिर्फ 2 रियासतें उसकी जो अलग है, एक ही है अलास्का, ठीक है जी, और एक इन दोनों के दरमियान इस जगह पे जहां ये पैसिफिक ओशन गुजर रहा है, पैसिफिक ओशन के अंदर हवाई, ठीक हो गया। ये 2 रियासतें हैं इसकी जो कि फिजिकली कनेक्टेड नहीं है अमेरिका के साथ, अदरवाइज 48 इसकी जो स्टेट्स हैं वो फिजिकली कनेक्टेड है इसके साथ। सारा कुछ बताऊंगा जब हम अमेरिका डिस्कस करेंगे ना, सारा कुछ बताऊंगा। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज हम रशिया डिस्कस कर रहे हैं, अमेरिका नहीं कर रहे हैं। बेरिंग सी वो समुद्र है, इसकी 2 खसूसियात हैं कि एक, जहां से आपका आलमी वक्त, आलमी तारीख स्टार्ट होती है। दूसरे नंबर पे ये वो है जो 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान डिवाइडर का काम करता है। एशिया को अलग करता है नॉर्थ अमेरिका से, या रशिया को अलग करता है यूएसए से, क्योंकि आगे सबसे पहले चीज आती है ये अलास्का, और अलास्का पार्ट है अमेरिका का। तो इसलिए अगर कंट्री वाइज पूछे तो रशिया फ्रॉम यूएसए, और अगर कॉन्टिनेंट वाइज पूछे तो एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। सिर्फ अमेरिका नहीं कहना, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे साउथ अमेरिका, उसमें अलग से 14 ममालिक हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मजीद नीचे आ जाए आप साउथ ईस्ट में इसके, तो यहाँ पे कोरियन पेनिनसुला है, एग्जैक्ट ये जगह, ये जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर चीज, ये कोरियन पेनिनसुला को शो ऑफ कर रही है इसके साथ, ये जगह सारी, ये खाली जगह, ठीक है। अब वो कोरियन पेनिनसुला जो है उसमें क्या क्या है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये 2 ममालिक उसमें शामिल है, इसको हम कहते हैं कोरियन पेनिनसुला। ये यहाँ पे ऐसे करके है, ये देखिए, ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया, ठीक है ना। और इसके नाम को जापान आ जाता है, और इसके और जापान के दरमियान सी और जापान आ जाता है, ये हम सारा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहां तक समझ आई? अच्छा, कोरियन पेनिनसुला और चाइना, उसके बाद इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक और समंदर है, इसको हम कहते हैं अपना ईस्ट चाइना सी, ठीक है। हाँ, ये भी हम करेंगे बाद में, लेकिन आप देखते हैं इसके मतलब कि तकरीबन साउथ ईस्ट में चाइना आ जाता है, फिर इसके साउथ में मंगोलिया है, और साउथ में ही कजाकिस्तान है। अब कजाकिस्तान क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्री, जब वो पट्टी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, जो सोवियत वॉर के बाद जो है, सोवियत यूनियन के डिसॉल्व होने के बाद जो है वो आजाद हुए थे, और मैंने कहा था कि वाकान स्ट्रिप के जरिए पाकिस्तान जो है वो इधर एंटर होता है, ठीक है ना। तो और वहां से शुरू होता है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के शुरू होता है यहाँ कजाकिस्तान, उसके बाद ऊपर फिर रशिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ साथ ही यूक्रेन आ जाता है,
ये वाला जो है ना, पट्टी या लाइन, ये बॉर्डर है जॉर्जिया और रशिया का, ठीक है। इस जगह पे एग्जैक्टली ये वाली जो जगह है, यहाँ पे एक चीज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड चेचनिया, ठीक है। ये मुस्लिम कंट्री है बट इनसॉवरेन है, आवाज को मुख्तार नहीं है, जैसे कश्मीर है आवाज को मुख्तार नहीं है, ऐसे ये मुस्लिम इनसॉवरेन कंट्री है। तो अगर वो कहे रशियन बॉर्डर पे किस मुल्क के साथ चेचनिया, या पूछे रशियन एंड जॉर्जियन बॉर्डर के ऊपर, जॉर्जिया और रशिया बॉर्डर के ऊपर कौन सा इनसॉवरेन कंट्री है मुस्लिम कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज चेचनिया। उसके ऊपर बेलारूस है, उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स शुरू हो जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाल्टिक स्टेट्स का भी बताएंगे। बाल्टिक स्टेट्स जो हैं इनका नाम ये शुरू में हुआ करते थे 8 या 9 ममालिक, अब ये मतलब के ना यूगोस्लाविया के डिसमेंबर होने के बाद ये टूट के 5 रह गए हैं तकरीबन। हम इनको भी डिस्कस करेंगे, सॉरी पहले 5 थे अब 8-9 हो गए हैं, हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाल्टिक स्टेट्स का आपको बताना चाह रहा था कि इसको बाल्टिक स्टेट कहा क्यों जाता है। जो ये वाली जगह है ना, इस जगह पर एक माउंटेन रेंज है जिनको कहा जाता है बाल्टिक माउंटेन, और ये पेनिनसुला है, जैसे हमारा कोरियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला है, ऐसे ये भी पेनिनसुला है। तो बाल्टिक माउंटेन्स की वजह से इस पेनिनसुला का नाम बाल्टिक पेनिनसुला है। तो बाल्टिक पेनिनसुला के ऊपर जो कंट्रीज हैं उनको हम बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। गॉट इट? मैंने ये बताया ये जो एरिया है ये पार्ट है, आपको पता है इस तरफ यूरोप स्टार्ट हुआ हुआ सारा, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जो बड़ी फेमस है जिसको हम कहते हैं बाल्टिक माउंटेन। और दूसरे नंबर पे ये वो पीस ऑफ लैंड है कि जो कि किस शेप में है, पेनिनसुला की शेप में, इसके 3 तरफ पानी लगता है, एक तरफ खुश्की लगती है, तो इसलिए इसको हम बाल्टिक पेनिनसुला कहते हैं। बाल्टिक माउंटेन्स की वजह से इस पेनिनसुला का नाम बाल्टिक पेनिनसुला है, और बाल्टिक पेनिनसुला पे होने की वजह से इन ममालिक को बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। क्लियर है जी? और ऊपर एस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह जो है ये कंट्रीज हैं, इनके सारे शुरू हो जाते हैं यूं सीधे ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं बेरेंट और बेरिंग सी की, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इनके नामों से जो है ना वो डिफरेंस पता चलेगा, आज मैं आपको इसकी रीजन भी बताता हूँ। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है बेरेंट सी, इसको बेरेंट क्यों कहते हैं? यस, बेरेंट जो है इसका लफ्जी मायने होता है बंजर, उजाड़, बेआबाद, और ये वो जगह है जो कि आर्कटिक सर्कल में आती है, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो समंदर है ना वो जमा हुआ है सारा, और दूसरे नंबर पे इससे आगे मजीद दुनिया खत्म हो जाती है, कोई मुल्क भी नहीं है, पानी पानी है सारा, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं है। तो वेदर प्लस ट्रेड ना होने की वजह से यहाँ कोई शिप नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इस समंदर को बेरेंट सी का नाम दिया गया है। क्लियर है जी? दिस इज कॉल्ड बेरेंट सी। यार ये ऊपर आर्कटिक ओशन है ना, नीचे एंटार्क्टिक ओशन है। आर्कटिक और एंटार्क्टिक ये दोनों वो एरिया है, वो सर्कल है कि जहां पे टेम्परेचर इमेंसली लो है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादातर समंदर जो है ना वो जमी हुई हालत में है। दूसरे नंबर पे इससे ऊपर दुनिया खत्म है, मजीद कोई मुल्क नहीं है, इस वजह से इधर ट्रेड भी नहीं है। तो जब टेम्परेचर भी इमेंसली लो है, ट्रेड भी नहीं है, आमदोरफ्त भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई आता नहीं है, तो इस वजह से इसको बेरेंट सी यानी कि बंजर समंदर का नाम दिया गया। ठीक है जी? अच्छा जी, इसी तरह पे अगर हम बात करें बेरिंग सी, तो ये वो है जहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी पास होती है। क्लियर है जी?
एरिया अगर इसका लिखना चाहे तो लिख लें, वैसे जरूरी नहीं है। ये रशिया का एरिया है, लिखना चाहे तो लिख लें, वैसे जरूरी नहीं है। पॉपुलेशन 144 ही खाली है, 1 मिलियन है एफ ऑन 2020। हाँ जरूरत नहीं है, ये वैसे ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जी 144.1 मिलियन, लेकिन लास्ट जो है ना अपडेट वो यही है। अच्छा, एक और चीज, स्टेट्स का आपको पता होना चाहिए। इसकी स्टेट्स या इसके प्रोविंसेस जो है वो 81 है, सॉरी 85। अब हमारे कितने हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से? हमारे पाकिस्तान के 5, फिर जीबी को अलहदा कर दिया, 5 हो गए, तो बल्कि 6 हो गए, एजे के छठा हो गया। लेकिन आप ये देखें कि टर्की जो है वो ऑलमोस्ट हमारे मुल्क के बराबर है उसका एरिया, ठीक है। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिवली टर्की के कितने प्रोविंसेस बनाए हैं? जी 81 है। क्योंकि जितनी डिवीजन ज्यादा होगी उतनी एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगी। 81। अच्छा जी, रशिया के 85 है। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी कुछ और चीजें, इसके फिजिकल फीचर्स जिनको हमने डिस्कस करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जी आज जी, एक तो हमने ये डिस्कस करना था कि जो रशिया है इट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, ठीक है। ये वो मुल्क है जो कि एशिया में भी है, यूरोप में, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं ये कंसिस्ट किस किस पार्ट पे करता है? इट कंसिस्ट ऑन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया एंड यूरोप एज वेल। नॉर्थ में है ना, ये ऊपर की तरफ है बिल्कुल मैप में, तो इसलिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया और यूरोप दोनों को वो डील करता है। जी वालेकुम सलाम। अब जनाब ये यहाँ पे आपका माउंटेन रेंज आ गया। ये आपकी माउंटेन है जिसको हम कहते हैं यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन वो माउंटेन हैं जो कि एशिया को अलग करते हैं यूरोप से। जो रशियन पार्ट ऑफ एशिया है उसको सेपरेट करते हैं रशियन पार्ट ऑफ यूरोप से, ठीक है। इसके वेस्टर्न साइड के ऊपर आपको यूरोप स्टार्ट हो जाएगा और इसके ईस्टर्न साइड पे आपका क्या है जी? यूरल माउंटेन्स, URAL, यूरल। यूराल भी कहते हैं लेकिन ये यूरल पढ़ा जाता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो ईस्टर्न पार्ट है रशिया का इसको कहते हैं साइबेरिया, ठीक है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है हाँ जी, साइबेरिया रशियन पार्ट जो है इसको साइबेरिया कहते हैं, ठीक है। किसका? रशिया का है, लेकिन मजे की बात
इंटरनेशनली सिर्फ ये रशिया का फिगर होता है। ये जो है ये रशिया का फिगर नहीं होता, जिसको साइबेरिया कहते हैं, है ये रशिया ही सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये एशियन पार्ट साइबेरिया कहलाता है और ये प्रॉपर रशिया कहलाता है। उसकी रीजन है। अच्छा फिर एक और रीजन है, हाँ पहले उसको ये देखें कि इसको साइबेरिया और इसको सिर्फ रशिया क्यों कहते हैं। वो कहते हैं कि अब देखिए ये मोर देन 70% है, ठीक है ना, ये एशिया में है और 30% ऑलमोस्ट जो है वो यूरोप में है। इसके बावजूद वो एशिया कहते हैं यूरोपियन कंट्री है, एशियन कंट्री नहीं है। उसकी रीजन इसका कैपिटल यहाँ पे है, तो यूरोप में इसका कैपिटल है यूरोपियन साइड पे, इसीलिए इसको यूरोपियन कंट्री कंसीडर किया जाता है। और दूसरे नंबर पे जितनी भी इसकी एम्बेसीज हैं वो सारी की सारी यूरोपियन पार्ट में है, इसके एशियन पार्ट पे कुछ नहीं है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है कि इट इज द पार्ट ऑफ यूरोप नॉट एशिया, ठीक है। और इसके बाद और कोई खास बताने वाली बात इसके अंदर है? एक रिवर है जी इसका, जहां पे तक के आ जाता है एसपीटी और इधर आ जाता है मॉस्को। एक रिवर है जी इसका, दैट इज नोन एज वोल्गा रिवर। सेंट पीटर्सबर्ग के पास से स्टार्ट होता है, वो मॉस्को से होता हुआ इसी पार्ट में यूरोपियन पार्ट में वो फ्लो करता है सारे का सारा। ये रिवर इसका इंपॉर्टेंट है, रशियन रिवर है, क्योंकि ये एक ऐसा रिवर है कि जो लेंथ में भी ज्यादा है और एशिया का नहीं है। रशिया का सबसे बड़ा रिवर कंसीडर होता है वोल्गा रिवर, हालांकि ये सबसे बड़ा रिवर नहीं है रशिया का। रशिया का सबसे बड़ा रिवर है यंसी। अभी वो भी बताता हूं कि वो हम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, अगर वो लेंथ वाइज वो ज्यादा बड़ा है फिर हम उसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, ये भी बताता हूं। ये जो है रशियन रिवर वोल्गा, ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कहा जाता है, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे कैस्पियन सी है, साल्टियस लेक इसको कहते हैं, ठीक है। ये लेक है लेकिन इसका पानी साल्टी होने की वजह से इसको सी कहा जाता है। तो ये फॉल करता है किसके अंदर, कैस्पियन सी के अंदर। ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी जब हम इन सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे ना और पूरा वर्ल्ड मैप बनाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अच्छा फिलहाल इतना याद रखना है कि सेंट पीटर्सबर्ग के पास से स्टार्ट होता है वोल्गा रिवर को, फॉल कहां करता है, कैस्पियन सी के अंदर, और इसको यूरोप का लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है। क्यों? कि ये यूरोपियन साइड पे है रशिया की। सर ये प्लीज बता दे स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है, समझ नहीं आया। सेंट पीटर्सबर्ग के पास से, और मैंने कहा ये एंड होता है इसके अंदर। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको बताऊंगा, आप नोट कर लें अपने पास, आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी लेंथ लिख लें 3531, 3531 किलोमीटर वोल्गा रिवर की लेंथ है, ठीक है जी। अच्छा अब हम बात करते हैं यंसी रिवर की। यंसी रिवर जो है, एक यंसी रिवर और एक अंगोरा रिवर, मैं यहां इनके नाम मेंशन करता हूं, देखें जी। ये ऑलमोस्ट है 4800 और ये वाला है तकरीबन मेरा ख्याल है 39 या ऐसे समथिंग है, मुझे याद नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनको हम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे। अंगोरा रिवर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह फॉल करता हुआ मंगोलिया साइड पे आ जाता है। यंसी जो है वो यहाँ से फॉल करता है, इस बॉर्डर के साथ साथ चलता हुआ
मैं बना इसलिए नहीं रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो डिस्कस करनी है ताकि बर्डनाइज ना हो आप। ये यहाँ से चलता हुआ इधर मंगोलिया में आ जाता है, फिर काफी हद तक आगे यहाँ चलता हुआ इधर एग्जिट हो जाता है जी। उसकी रीजन ये है कि ये शेयर्ड रिवर है। जो शेयर्ड रिवर होते हैं ना उनके ऊपर कोई एक मुल्क अपना तसल्लुत नहीं शो कर सकता, उनके ऊपर अपनी मतलब के ओनरशिप नहीं शो कर सकता, उसको ओन नहीं कर सकता कोई एक मुल्क। तो ये शेयर्ड रिवर है। लेकिन जो वोल्गा है वो इंडिपेंडेंटली इसका अपना रिवर है, तो इसलिए उसी को कहेंगे लार्जेस्ट रिवर ऑफ रशिया भी और लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप भी कहेंगे। और उसकी 3531 किलोमीटर लेंथ है और वो फॉल कहां करता है जी? कैस्पियन सी में। सेकंड लीना रिवर, ठीक है। अब जो लीना रिवर है ना वो यहां पे कुछ इस तरह पे जाता है और जाता जाता ये लेफ्ट सी में फॉल करता है, इसको कहते हैं लीना रिवर। वहां फॉल करता है, वहां गिरता है जी। यहाँ एक माउंटेन रेंज है, यहाँ पे स्टार्ट होता है, उसको बेकल माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से करके जी बेकल माउंटेन, क्योंकि पहाड़ ही होते हैं ना तो बर्फ आके पड़ती है, उसके बाद वो पिघलती है और फिर आगे वो दरिया बहना शुरू हो जाते हैं। तो ये है बेकल माउंटेन। और इसी के साथ यहां पे करते हैं जी लेक बेकल है, जिसको कहा जाता है डीपेस्ट नहीं लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो यहां से क्या होता है बाय वॉल्यूम और डेप्थ के साथ होती है डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक बार फिर देख लें, ये जो साइबेरियन पार्ट है रशिया का, साइबेरिया में है यहाँ पे बेकल माउंटेन, उनके बिल्कुल साथ लेक बेकल है और वहीं पे एक रिवर निकल रहा है जिसको कहते हैं लीना रिवर, जो कि लेफ्ट सी में जाके एग्जिट हो जाता है, फॉल करता है। लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम भी ये सबसे ज्यादा है, मतलब के पानी इसके अंदर। नहीं ये लार्जेस्ट नहीं है, ये सिर्फ डीपेस्ट है। वो लेक सुपीरियर है जो कि लार्जेस्ट है। क्यों लार्ज? याद रखिएगा लार्ज वो होगा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से होगा, वहां वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है। ये जब हम करेंगे ना सुपीरियर, ओंटारियो, ये सारी की सारी लेक, जो 5 लेक है फेमस कनाडा की, जब हम ये करेंगे ना अपना नॉर्थ अमेरिकन रीजन, तो उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि ये 5 जो लेक्स हैं इनका क्या मतलब के इफेक्ट है। फिलहाल आपने इतना याद रखना, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है वो लेक बेकल है। नहीं गलत है, मैंने आपसे कल डिस्कस किया था ना कि हर वो चीज जो गूगल पे दी हुई है वो सही नहीं है, थोड़ी सी रिसर्च इसके लिए रिक्वायर है। अक्सर जगहों पे गूगल पे ये पॉइंट आउट हुआ है, इवन विकिपीडिया पे हुआ है कि जी ये लार्जेस्ट भी है डीपेस्ट भी है, गलत है, ये डीपेस्ट है लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है जी। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट मतलब के रिवर हैं जो कि याद रखने के काबिल है, एक वोल्गा बड़ा होने की वजह से और दूसरा लीना, किस लिए? बेकल माउंटेन्स की वजह से, लेक बेकल की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद चेचनिया की हमने बात की थी कि ये जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर के ऊपर है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, ये मुस्लिम। सर कैमरा ऑफ हो गया। लाइट चली गई है, वेट करें थोड़ा सा, अंधेरा हो गया बिल्कुल, आजकल लोड शेडिंग है ना इसलिए। ठीक हो गया सर। हाँ जी, आपको किसने कहा था वोट दें? कभी आप वोट दे देते हैं, कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे देते हैं, वो बेचारे करें तो क्या करें। क्या शान है देखें हमारे मुल्क की। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन यहां पर पहले आप किसी भी तरीके से इसको धांधली कह रहे हैं, इसको इन्फ्लुएंस कह रहे हैं,
इसको जनाब वो इन्वेजन कह रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, पहले आप किसी भी तरह से एक मतलब के ऐसी पार्टी को कि जो बोधर ही नहीं करती, जो इस काबिल ही नहीं है कि आप जो है उसको हुकूमत में लेके आए, आप उसको हुक्मरान पार्टी बना देते हैं। देन उसकी अक्सरियत होने के बावजूद 155 सीट होने के बावजूद जो 81 सीट वाले हैं, जो 56 सीट वाले हैं, वो उसको नचा रहे होंगे, तो जब हम मिलके भी उसके बराबर नहीं हो सकते। तो ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत की पैरोडी है। चलेंगे तो 174 लोग सीटें आना सदर तो नहीं हो सकता। उससे हटके मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमारा जो मुल्क है ना, इसको इसकी बदकिस्मती है कि इसको ना कभी भी टेक ऑफ नहीं करने दिया जाता टुवर्ड सक्सेस। जब ये टेक ऑफ करने लगे ना कोई इशू, पहली गलती हमारी क्या थी, आप एक नाअहल पार्टी को लेकर ही क्यों आए हैं जिसके प्रॉपर प्लेयर भी नहीं है अभी तक बने हुए। आपने अगर क्रिकेट भी खेलनी है, वो तो कह रहा था ना कि है प्लेयर हमारे पास, कह रहा था, लेकिन मुझे ये बताएं कौन सा प्लेयर नया लेके आया सिवाय मुराद शरीफ के? सारे के सारे तो वही थे ना पुराने, कोई पीटीआई के, कोई नून लीग के, कोई पीपल्स पार्टी के, कोई जनाब जमात इस्लामी के। तो मुझे ये बताएं जो जमात इस्लामी में, पीपल्स पार्टी में या नून लीग में रह के करप्ट था, क्या वो पीटीआई में आके करप्शन छोड़ रहे हैं? जरा ऐसे काफिर और मक्के भी काफिर एक मिसाल बनी हुई है। तो असूली तौर पे तो हमें जो है उसको लाना ही नहीं चाहिए था। सेकेंडली फिर अगर हम ले आए हैं तो हमें उससे उसका टेन्योर पूरा करवाना चाहिए था। ठीक है, किस गधे ने आपको कहा था कि आप 5 साल पूरे ना होने में और उसको पहले उठा लें? अब इससे नुकसान पता क्या हुआ है उन्हीं को, वो पॉपुलर हो गया जरूरत से ज्यादा। ठीक है, इन्होंने सियासी शहीद बना दिया उसको। अब उससे क्या उसको होगा, वो कहेगा कि मैंने तो 2 साल मेरा कोविड ले गया, 2 साल मैंने पॉलिसी मेकिंग पे लगा दिए, अब उन पॉलिसीज का इंप्लीमेंट होना था, आखिरी साल में मुल्क को यूं टेक ऑफ कर जाना था। ठीक है ना, इन्होंने मुझे बुरा नहीं करने दिया। सेकेंडली हमारे मुल्क का अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट की साइट चेक करें ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं आपको, हमारे पास 63 लाख से ज्यादा केसेस हैं जो कि मोर देन 3 इयर्स हो गए उनको, वो पेंडिंग पड़े हैं। हमारे पास पेंडेंसी कवर नहीं होती। ठीक है, उनके लिए तो हमने कभी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की। ठीक है, तो रात को 12 बजे आप अदालत लगा देते हैं। मतलब वो कहानी, वो काम है कि जो सारे के सारे करके आपने खुद को फंसा लिया है। ठीक है, हमारा जो जुडिशियल मैकेनिज्म है ये अंग्रेजों से उधार लिया हुआ है, मुस्तार लेना जिसको कहते हैं ना, बोरो किया हुआ है हमने वहां से। अब उनका काम क्या था, वो लोग थे ब्रिटिशर्स। उनका देखें, सबसे पहले मुझे लिबास पे एतराज है। आपने कभी देखा हमारे जो लीडर थे, फेमस लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो क्या पहनते थे? शेरवानी, जिन्ना कैप, कि उनका पसंदीदा लिबास था। और बीइंग अ लीडर आफ्टर 1940, आपने 1940 के बाद ज्यादातर यही लिबास दे देना किया। ठीक है, क्यों? ये मुस्लिम्स का था, मुस्लिम्स का एक मतलब आइडेंटिफिकेशन थी। जैसे पेंट कोट जो है वो ब्रिटिशर्स की आइडेंटिफिकेशन थी, अंग्रेज की आइडेंटिफिकेशन थी। अब उससे नुकसान क्या हुआ, इन लोगों ने उस आइडेंटिफिकेशन को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए इन्होंने कहा जी जो चपरासी हैं, जो आवाज लगाते हैं फलां बराम सरकार हाजिर हो, वो शेरवानी पहनेंगे, सर पे जिना कैप रखेंगे, सिर्फ डेफोमेशन के लिए कि मुस्लिम्स की डेफोमेशन की जाए। और जो आपके काजी साहब हैं वो पेंट कोट पहन के आएंगे कि जी हम सुपीरियर हैं, पता नहीं क्या है, चलें ठीक है चलता रहा। जब पाकिस्तान बन गया तो ये मैकेनिज्म चेंज होना चाहिए था, इस सेटअप को तब्दील करना चाहिए था। ठीक है, आप वही सेटअप लेके आते रहे हैं। ठीक है ना, आज भी जो है वो जो नायब कासिद हैं, जो पीएंस हैं, जो आवाजें लगाने वाले हैं, जो हरकारे हैं, जो प्यादे हैं, वो जिना कैप और शेरवानी पहनेंगे
और जज साहबान जो है या वकला हैं वो पेंट कोट पहनेंगे। ठीक है, आज भी आप हाईकोर्ट, आपने में से किसी का जाने का इत्तेफाक हुआ है? अगर आप में से हाईकोर्ट जाएं तो आप देखेंगे जहां जस्टिस बैठता है उसकी वो जो आगे वो बना हुआ होता है, बाउंड्री बनी हुई होती है, उस बाउंड्री वॉल के साथ ना एक लकड़ी का इतना मोटा और इतना लंबा डंडा पड़ा हुआ होता है और बकायदा उसको रखने के लिए एक गोल जगह है, उसके अंदर उसको इम्प्लांट किया जाता है और उसके ऊपर एक ताज सा बना हुआ है। वो क्या है, कभी नोट किया आपने? ये जो पाकिस्तान बनने से पहले बड़े शरीर में सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो हुआ करते थे ना जजेस, ये ब्रिटिशर्स थे और ये इनके आगे इनके जो वफादार है ना उनमें से एक खास वफादार चलता होता था, उसके हाथ में वो डंडा था और वो डंडा ना ऐसे हर 2 कदम चलने के बाद ऐसे जमीन पे मारता था, बदली होने की वजह से ना थम की आवाज आती थी, फिर 2 कदम चल के फिर जमीन पे मारता था। रीजन कि यहाँ से साहब बहादुर गुजर रहे हैं जज साहब, तो इर्द गिर्द के लोग अपनी नजरें नीची कर रहे हैं। आज भी वो निजाम चल रहा है। कहां हमने तब्दीली किया है? हम गुलाम इतने गुलाम चलते आ रहे हैं। हमारा ही सेटअप, हमारा ही बनाया हुआ मैकेनिज्म हमने उनसे फॉलो कर लिया, अपना हमने बनाने की कोशिश नहीं की। तालिबान ने अब अफगानिस्तान पे जो कब्जा किया है, आपने देखा उनका सेटअप, उनके जो एम्बेसडर हैं वो जनाब उसी तरह से शलवार कमीज वास्केट सर पे पगड़ी पहन के जाएंगे। कोई पहन के जाता है वहां पैंट कोट? नहीं। उनके अभी ये जब इन्होंने 2021 के आखिर में बड़ा इनका चर्चा था, रूस का इन्होंने मतलब कब्जा किया था, वहां से भगाया था अमेरिकन को, तो वहां इन्होंने दिखाया इनकी जो पार्लियामेंट है वहां भी और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जैसे डीसी ऑफिस होता है वहां भी ये लोग शलवार कमीज पहन के, खुस्सा पहन के या पिशावरी चप्पल पहन के, सर पे पगड़ियां सजा के वहां ऑफिस में बैठे हुए हैं और जो इनके पीएम है वो पेंट कोट पहन के ट्रे पकड़ के खड़े हैं। बड़ी फेमस हुई थी। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम ज़हनी पसमानदगी का शिकार हैं, हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। समझ रहे हैं ना बात को? हम चाहते ही नहीं है बेहतरी आए। तो ये सारे का सारा सेटअप जो है ना बेड़ागर किया हुआ इन्होंने। अच्छा जी, आते हैं वापस। तो ये वो जगह है जिसको हम चेचनिया कहते हैं, जॉर्जिया और रशिया का बॉर्डर है। तो यहाँ पे लोग जो है वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये वाला हिस्सा, ये जो ये सारे का सारा चेचनिया, इन सॉवरेन कंट्री है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अलास्का। ये अलास्का जो है ये इन बिटवीन आइडियल है, इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से गुजर रही है बेरिंग सी के राइट साइड पे। तो ओवरऑल अगर देखें तो हमारे वर्ल्ड मैप के एंटायरली लेफ्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम फिजिकली देखें क्योंकि वो मैप इस तरह से घूम के पीछे से जुड़ जाता है आपस में, तो ये साइड घूम के जुड़ के वापस आके यहाँ लगेगी तो ये नॉर्थ अमेरिका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिकन रीजन है और इसके दरमियान में पैसिफिक ओशन गुजरा और पैसिफिक ओशन का बेरिंग सी है। ठीक है, अब ये बेरिंग सी अलग करता है किसको? एशिया को नॉर्थ अमेरिका से या रशिया को यूएसए से। ये यूएसए स्टार्ट हो गया है 1867 तक। ये अलास्का जो है ये पार्ट हुआ करता था रशिया का, लेकिन 1867 में एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होने की वजह से इन्होंने फोल्ड आउट कर दिया इसको, यूएसए को। तो अब ये यूएसए की रियासत कंसीडर होता है। और मैं बता चुका हूं यूएसए की टोटल 50 स्टेट्स हैं जिसमें से 48 फिजिकली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर और 2 स्टेट्स जो हैं वो अलग हैं, एक अलास्का और एक हवाई। अलास्का ये वाली क्योंकि अलास्का के नीचे कनाडा है, उसके नीचे फिर नॉर्थ अमेरिका शुरू हो जाता है, अपना अमेरिका शुरू हो जाता है। जब हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका करेंगे आपको बताऊंगा। और दूसरी यहां पे करके बिल्कुल इधर पैसिफिक ओशन में हवाई, ये भी अमेरिका की रियासत है, जजीरा है। क्लियर हो गया जी? इसकी नहीं 1867 इतना इनफ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आइडियल का मैं आपको बता चुका हूं, बेरिंग का मैं आपको बता चुका हूं। बेरिंग और बेरेंट जो है उसके अंदर आपने क्या फर्क है? ठीक है ना?
तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर कुछ लोग बाद में आए ना तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होगा, वो ले सकते हैं नीचे ऑफिस से। अब अगर टाइम बचा तो चले, है तो नहीं लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको करवाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थे जिनका पेपर में वो पूछते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। मॉस्को ये बनाया हुआ था, लेकिन इसकी सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे होती है सेंट पीटर्सबर्ग से। इसकी एम्बेसी और ये वो सारा कुछ हो जाता है, और उसके साथ साथ ये वोल्गा रिवर आ रहा है। अच्छा जी, एक हमने जब फार ईस्ट किया था, अपना मिडल ईस्ट किया था कल, तो मिडल ईस्ट में हमने एक जजीरा डिस्कस किया था जो कि मिडल ईस्ट का पार्ट है, गल्फ कंट्रीज में भी आता है, उसका नाम है जी बहरेन। कौन सी गल्फ में है ये? गुड, पर्शियन गल्फ में। बहरेन जो है इसका निकनेम है पर्ल ऑफ आइलैंड, ठीक है, कि जो आइलैंड हैं उनका मोती है, सॉरी आइलैंड ऑफ पर्ल, मतलब कि जजीरा है मोतियों का, समुद्र के बीचों बीच, पर्शियन गल्फ के बीचों बीच, और लाइट्स इसकी ऐसी होती हैं कि जैसे मोती चमक रहे हो। तो पर्ल्स ऑफ आइलैंड कहा जाता है किसको? बहरेन को, ये याद रखना है आपने, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है सोमालिया को, अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया, उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। उसकी रीजन, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ रहा है ना, जब हम बनाएंगे देखिएगा ये इस तरह से आगे आ रहा है। अब यहाँ पे यू करके ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये सोमालिया है। अगर इसको दूर से देखा जाए तो ऐसे लगता है सी है डी का, तो इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से लैंड ऑफ प्रोटीज, हम सिर्फ वो टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं जो बहुत फेमस है, जो पीपीएससी में या एफपीएससी में बार बार पूछी गई है। लैंड ऑफ प्रोटीज किसको कहा जाता है? क्रिकेट टीम भी है जिनको कहते हैं प्रोटीज द्वीप है, साउथ अफ्रीका। वो जो न्यूजीलैंड है उसको कीवीज कहा जाता है, उनको कैंगरूज कहा जाता है ऑस्ट्रेलियंस को, तो इनको प्रोटीज कहा जाता है साउथ अफ्रीकन को। वो तो पाकिस्तानी है ना, मैं बात बता रहा हूँ कि उनको इसी वजह से कहा जाता है कि लैंड ऑफ प्रोटीज। प्रोटीज जो है एक फूल है प्रोटिया, उसकी जमा है प्रोटीज। तो साउथ अफ्रीका में ये जो प्रोटिया है ना, ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ प्रोटीज कहा जाता है। सूरजमुखी की तरह के होते हैं, पीले पीले से फूल होते हैं, तो इसलिए इसको हम लैंड ऑफ प्रोटीज कहते हैं। इसी तरह से कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाने वाला है। हाँ जी, बेल्जियम को कहा जाता है। सर प्लीज रिपीट कर दे, बेल्जियम को क्या कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। हाँ जी, सीओसी के पीआईटी। कॉकपिट क्या है? कभी आपने देखा है जहाज का वो हिस्सा जहां पायलट बैठता है और वहां पे पूरे जहाज को कंट्रोल किया जाता है, टेक ऑफ करना है, लैंड करवाना है, रनवे पे बनाना है, रोकना है, क्या करना है, वो सारा वहां से कंट्रोल किया जाता है। तो वो हिस्सा जहां से जहाज को कंट्रोल किया जाता है उसको कॉकपिट कहते हैं। तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप इसलिए कहा जाता है कि पूरा यूरोप यहां से कंट्रोल होता है। क्यों? नेटो का हेड ऑफिस बेल्जियम में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस बेल्जियम में, यूरोपीय यूनियन का हेड ऑफिस बेल्जियम में। तो ये वो जगह है कि जहां पे देखें, दो तरह से आप किसी कृत्य को चलाते हैं।
एक सोशली, एक इकोनॉमी और एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशली भी इसके सोशल जितने भी हैं सेटअप सारे के सारे इसमें है, वर्ल्ड बैंक वगैरह ये वो सारे बेल्जियम के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी वाइज वो भी नेटो है, सिक्योरिटी फोर्स है इनकी, वो भी यहां से। तीसरे नंबर पे इकोनॉमिकली पूरा यूरोप यहां से डील होता है, क्यों, यूरोपीय यूनियन जो है वो भी यहीं पे है हेड ऑफिस इसका, तो इसलिए इसको हम कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। ईयू का भी हेडक्वार्टर यहाँ है, नेटो का भी हेडक्वार्टर यहाँ है, वगैरह वगैरह। उसके बाद मैपल लीफ, लैंड ऑफ मैपल लीफ बड़ा मशहूर है, ये उस मुल्क के झंडे पे भी है। हाँ जी, कनाडा, कनाडा का झंडा देखिए उस पे एक पत्ता बना हुआ होता है, तो इसीलिए उसको लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है, यहाँ मैपल बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद सिक मैन ऑफ यूरोप सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ये लगातार 3 पेपर्स में पूछा गया है। सिक मैन ऑफ यूरोप क्या है, किसको कहते हैं? दिस इज टर्की। कोई बता सकता है क्यों कहते हैं? नहीं, ये रीजन नहीं है। जिस वक्त वो होते थे ना उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया, उस वक्त इनकी रशिया से नहीं बनती थी, तो हर जगह कोई ना कोई डायनेस्टी चलती है, मतलब कि हुकूमत किसी ना किसी हुक्मरानों की चलती है। जैसे सब कॉन्टिनेंट में चलती रही है मुगल डायनेस्टी, चाइना में चलती रही है मिंग डायनेस्टी, MING मिंग, यहाँ पे चलती रही है जार डायनेस्टी, निकोलस जार निकोलस हुक्मरान हुआ करता था रशिया का, उसने इसको यह नाम दिया था सिकमैन ऑफ यूरोप के। कहता था कि ये वो मुल्क है कि जिसकी वजह से यूरोप के मामला ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि ये 3%, 3.7%, यानी कि ऑलमोस्ट 4% जो है ये इसमें आता है रशिया में, जिसको हम थ्रेस कहते हैं। तो कहता है थ्रेस की वजह से इसके मामला ठीक नहीं हो रहे, इस वजह से उसने इसे सिकमैन ऑफ यूरोप कहा था कि ये जो है बार बार इन्वेजन करता है, पटा डालता है हमसे, ये करता है वो करता है वगैरह, इसकी वजह से यूरोपियन मामला यूरोप पट्टी नहीं कर रहा, इसलिए उसने इसे सिकमैन ऑफ यूरोप कहा था, क्योंकि है तो पार्ट यूरोप का। मतलब हाँ हाँ, तो बीमार वो होता है ना कि जिसकी वजह से आप जो है वो उसको अपने साथ शाना बशाना लेके ना चल सकें। अब मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार हो, आप एक्सरसाइज करने जाएं उसको लेके जा सकते हैं? नहीं। आप अर्न करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ लेने के लिए जाएं, उसको तो नहीं लेके जा सकते ना, तो वो शाना बशाना नहीं चल सकता। तो जो चीज शाना बशाना ना चल सके वो तरक्की में रुकावट समझी जाती है, तो ये वजह। तो इसको जार था, निकोलस जार, उससे ये जार डायनेस्टी का हुक्मरान, उससे ये नाम दिया था सिकमैन ऑफ यूरोप। रशिया का, रूस का, हाँ जी, हुक्मरान था ये। आगे आ जाते हैं जी, लैंड ऑफ पगोडा। पगोडा क्या होता है जी? पहले तो ये बताएं, ये मैं लिखता हूं यहां पे PAGOD, लैंड ऑफ पगोडा। क्या होता है लैंड ऑफ पगोडा? पगोडा कहते हैं गोल सतूनों वाली, गोल मीनारों वाली इमारत को, ये ज्यादातर मंदिर होते हैं इस किस्म के। तो लैंड ऑफ पगोडा वो जगह जहां पे गोल सतूनों वाली, गोल मीनारों वाली इमारतें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो वो जगह कौन सी हो सकती है? गुड, लेकिन इंडिया में कम है, नेपाल में भी कम है, म्यांमार, यस, म्यांमार को कहा जाता है लैंड ऑफ पगोडा है। रंगून तो इंडिया में है। सब कॉन्टिनेंट सारे का सारा, ये उस दौर की बात है कि जिस वक्त यहाँ पे अरूज हुआ करता था,
ईस्ट इंडिया से भी पहले की बात है। अच्छा जी, इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, इंडोनेशिया भी फेमस है। क्यों फेमस है जी? इसको कहा जाता है लार्जेस्ट आर्कीप्लागो इन द वर्ल्ड या क्लस्टर ऑफ आइलैंड। ये देखिए आर्कीप्लागो, क्लस्टर ऑफ आइलैंड, झुरमट है, जजीरों का झुरमट। 17,400 या उससे ज्यादा जजीरे जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इंडोनेशिया इनसे मुश्तमिल है। 17,400 जगह, ठीक है जी। इसलिए इसको आर्कीप्लागो कहा जाता है। आर्कीप्लागो मतलब झुरमट, जजीरों का, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये पता है कि ये बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री भी है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है ये। इसकी है 273.5 मिलियन पॉपुलेशन, 273.5 मिलियन। नहीं याद रखना चाहे तो रख लें, इतना पता होना चाहिए कि बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अच्छा जी, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड। और फिनलैंड के बारे में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहां पे है? कहां पे? यूरोप के ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कहां पे है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप। हाँ जी, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप है। दैट्स इनफ फॉर यू। इसके बाद जनाब आइलैंड, जजीरों, सॉरी लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। इसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। क्यों कहा जाता है? यस, जूट कहते हैं इंग्लिश में, JUTE। सर लैंड ऑफ गोल्डन आगे? जी, सर आपने कहा लैंड ऑफ गोल्डन, आगे वर्ड समझ नहीं आया। मैंने कहा था लैंड ऑफ गोल्डन। गोल्डन क्या कहा है मैंने? गोल्डन फाइबर कहा है मैंने। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद पाकिस्तान को लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर कहते हैं। क्यों? यस, कॉटन की वजह से। लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज कॉल्ड ड्यू टू क्रॉप्स, अपना सॉरी कॉटन, कॉटन क्रॉप की वजह से इसको लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर कहा जाता है। आज के लिए इतना काफी है। उस सेंट्स की, सूफियाज की। जी ऑनलाइन वाले, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं सर, कंप्लीट हो गया था सारा, थैंक यू। जी सर कंप्लीट हो गया था सारा, आपने रिपीट कर दिया था ना, कंप्लीट हो गया था। अंबिया कहते हैं ना उसको, सरजमीन अंबिया कहते हैं। मैंने 12 लाख